कर रहे थे हम ना, इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे, वही टॉपिक चल रहा था। और टॉपिक में ना, अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे थे, ठीक, वो एक्चुअली हम इम्यूनिटी के आगे बढ़ गए थे हम। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। और जहां तक मुझे याद है कि हम पढ़ रहे थे आपके दिस द वैक्सीनेशन, और हम इस टॉपिक पे थे कि टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या रहता है। तो मेरे ख्याल से यही टॉपिक चल रहा था, है ना। तो मैंने जैसे कि पिछली बार आपको बताया था, ठीक है, कि वैक्सीन जो है वो, उसका जो इन्वेंशन आप बोल सकते हो, या एक तरीके से वो सरपेंडिटी ही था वो इन्वेंशन, कि भाई काउ पॉक्स के थ्रू स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीनेशन बनाया गया था, ठीक। एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो वहीं से वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ था बाय एडवर्ड जेनर। और प्रॉपर फॉर्म में अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, वैक्सीनेशन टर्म की बात की जाए, या प्रॉपर फॉर्म में जो वैक्सीनेशन है उसकी बात जब करते हैं, तो लुइस पास्चर जो है, उनका नाम भी आता है, बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने पहली बार एक प्रॉपर वैक्सीनेशन का क्या किया था, कह सकते हैं इन्वेंशन किया था, एक फॉर्मुलेटेड वैक्सीनेशन का, ऐसा बोल सकते हैं। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि वैक्सीनेशन का जो एवोल्यूशन है वो होता रहा है। जैसे कि हम वैक्सीनेशन को 3 जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं, कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन, सेकंड जनरेशन वैक्सीनेशन, एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसमें टाइम के साथ मॉडिफिकेशन आती ही है। जैसे कि आप इंटरनेट में देखो, ठीक है ना, पहले 2G आया, 2G वो सेकंड जनरेशन, मतलब कि बेटर स्पीड, एक बेटर तरीके से। फिर 3G थर्ड जनरेशन, फिर 4G फोर्थ जनरेशन। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप जनरेशन आ रही है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। कंप्यूटर भी फर्स्ट जनरेशन थे, सेकंड जनरेशन थे, थर्ड जनरेशन थे। सेम वही है, टाइम के साथ वैक्सीनेशन देने के तरीके भी बदले हैं। अगर हम बोलें कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, मतलब जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की वैक्सीन थी, वो क्या थी, कि हमें एक ही तरीका पता था कि जिस भी पैथोजन के खिलाफ एक पर्सन को वैक्सीन बनाना है, वही वह पैथोजन उठाओ और पर्सन की बॉडी में डाल दो। और वो पैथोजन या तो किल्ड रखो, या उसे कमजोर कर दो। किल कर दिया तो नॉन इन्फेक्शियस या इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड बोलेंगे। और क्या कहते हैं, अगर वो जिंदा है और कमजोर है, तो उसे बोलते हैं एटेन्यूएट। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई आज जो हम पोलियो वैक्सीन लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज सेबिन पोलियो वैक्सीन, सेबिन ने बनाई थी। उसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन या ओपीवी भी बोलते हैं, ठीक है। सर ब्रेक हो रही है आपके। ओके, लास्ट क्या सुना सर बेटा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। सर कुछ भी सबके नहीं लिए आया ब्रेक हो जब रही से है। ही ब्रेक हो रही है। सबके लिए ब्रेक हो रही है। नहीं सर। हाँ, नो सर। सुमित को क्लियर आ रही है। यस सर, आर क्लियर। अब तो आ रही है अगर सर। किसी एक, अच्छा, और सुमित तुम्हें पहले से आ रही है या अभी ब्रेक हुई है, मतलब अभी क्लियर आनी हुई शुरू हुई है कि पहले से आ रही है। सर पहले से क्लियर है। हाँ, तो विपिन, अगर आपको अनक्लियर आ रही हो, किसी और दूसरे को क्लियर आ रही है ना, उसका मतलब आपके इंटरनेट कनेक्शन में इशू है। क्योंकि अगर मेरे ओके सर। इंटरनेट कनेक्शन में इधर से इशू होगा, तो फिर सबके साथ सेम ही होगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, आपने लास्ट क्या समझा मुझे वो बता दो, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। कोई नहीं सर, फिर लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, कोई नहीं। चलिए ठीक है, पढ़ लिया तो अच्छी बात है। तो मैं वही आपको वापस से रिमाइंड करा रहा हूँ, जो मैं आपको लास्ट टाइम बताया था, कि कमजोर वैक्सीनेशन एक तरीका हो गया, और किल्ड वैक्सीनेशन दूसरा तरीका हो गया। जैसे हेपेटाइटिस ए है, मैंने याद रखना हेपेटाइटिस बी नहीं बोला, ए बोला। देन जो सबसे पहले याद रखना, पोलियो का वैक्सीनेशन जो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी, सबसे पहले आई थी, वो किल्ड पोलियो
को इस्तेमाल किया गया था, उसे बोलते हैं साल्क पोलियो वैक्सीन। ठीक है, रेबीज वाली भी किल्ड वाली है। ठीक, तो मतलब दोनों तरीके की वैक्सीन है। ये दोनों तरीके की वैक्सीन फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास हमने क्या नया आइडिया निकाला कि भाई पूरा पैथोजन देने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाती है? एंटीबॉडीज बनाई जाती है एंटीजेंस के खिलाफ। और एंटीजन कौन होते हैं? पैथोजन, मान लो कि बैक्टीरिया है या वायरस है, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, भाई वही तो होते हैं एंटीजन, हम उसी को तो पहचानते हैं। तो अगर मुझे पैथोजन को पहचानने के लिए ही ट्रेन करना है बॉडी को, तो मैं पूरा पैथोजन क्यों दूं? पूरा पैथोजन होगा तो भाई अगर मैं इनएक्टिवेटेड दूंगा तो हो सकता है हमारी बॉडी में उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर ना है, मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर हो, मुझे डिजीज हो जाए, कोई साइड इफेक्ट्स हो जाए। तो क्यों ना मैं सिर्फ सरफेस के एंटीजन दूं, और सिर्फ सरफेस के जो एंटीजन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, मेरी बॉडी में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते वो। और क्योंकि वो मेरी बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए ये जो सरफेस एंटीजन है, और मेरा काम भी हो जाएगा क्योंकि मुझे पहचानना तो सरफेस एंटीजन को ही है। तो दैट कम्स अंडर द सेकंड जनरेशन वैक्सीन, जहां पे हम या तो ग्लाइकोप्रोटीन या पूरा पैथोजन के अलावा कुछ और चीज को देते हैं एज वैक्सीन। जैसे हमने सरफेस एंटीजन दी है, ठीक है ना, जो हम बात करते हैं किसके अंदर, रिकॉम्बी वैक्स। हेपेटाइटिस बी की ये वैक्सीन है रिकॉम्बी वैक्स, जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। तो रिकॉम्बी मतलब रिकॉम्बिनेशन, वैक्स इज वैक्सीनेशन, और हेपेटाइटिस बी के लिए इस्तेमाल की जाती है। और वहीं पर ये टॉक्सॉइड, अब टॉक्सॉइड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं है भाई सेल के ऊपर प्रेजेंट, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं है, ये क्या है बताया था, टॉक्सिन्स है। एक पैथोजन ने टॉक्सिन रिलीज किया और उस टॉक्सिन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो मैंने उस टॉक्सिन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनवाना शुरू कर दिया, टॉक्सिन ही दे दिया। टॉक्सिन ऐसा मैंने क्या दे दिया, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जिसको मैं टॉक्सॉइड बोलता हूँ, मैंने एज अ वैक्सीन दे दिया। और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली उस टॉक्सिन के खिलाफ या उस टॉक्सॉइड के खिलाफ, जो एक्चुअल टॉक्सिन के खिलाफ ही क्या करेंगी, काम करेंगी। तो ऐसा हम देखते हैं टेटनस के केस में या डिप्थीरिया के केस में। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? तो ये हमारी सेकंड जनरेशन थी, हमने सेकंड लेवल पे दिमाग लगाया। तो पहला लेवल पे जो दिमाग लगाया पूरा पैथोजन, दूसरे लेवल पे दिमाग लगाया तो सिर्फ एंटीजन। अब हम इवोल्यूशन ऑफ वैक्सीन में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं और हम आ रहे हैं टुवर्ड्स डीएनए वैक्सीन, जो रिसर्च में भी चल रही है। थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन रिसर्च में है अभी। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें दिमाग क्या लगाया गया कि अगर हम टॉक्सॉइड दें या सब यूनिट दें या कुछ भी दें, तो उसका एक छोटा सा नुकसान होता है। नुकसान क्या मतलब, एक छोटा सा नुकसान तो कोई नहीं है, छोटा सा एक शॉर्ट कमिंग है। वो शॉर्ट कमिंग ये है कि अगर बी सेल्स बनेंगे या टी सेल्स बनेंगे, तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उनकी तो एक एज है, वो तो एक एज के बाद मर जाएंगे। भाई आज आपने इम्यूनिटी ली, उसके बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी उसके पास रहेगा, उसके बाद वो मर जाएंगे। और ऐसा ना हो इसलिए हम बूस्टर डोज देते रहते हैं कि भाई 1 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, हम इंजेक्शन देते रहे। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए, जैसे टेटनस हो गया। ठीक है, अब आपको टेटनस का वैक्सीनेशन बचपन में लग जाता है। कौन सा वैक्सीनेशन है वो, किसी को पता है? टेटनस का वैक्सीनेशन के लिए कौन सा बड़ा कॉमन नेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वैक्सीनेशन है, एक कंबाइंड वैक्सीनेशन है जो टेटनस के लिए भी होता है। किसी को आइडिया उस नाम का? सर डीपीटी। हाँ सही बोला एकदम, डीपीटी। डीपीटी में डिप्थीरिया है, परट्यूसिस है मतलब वूपिंग कफ के खिलाफ है, डिप्थीरिया के खिलाफ है, और टी स्टैंड फॉर टेटनस। तो अगर सिंपल सा एग्जांपल है टेटनस का, तो बचपन में डीपीटी का इंजेक्शन आपको लगा, फिर भी जब आपको चोट लग जाती है, किसी भी मिट्टी में लग जाती है या रस्टेड आयरन से लग जाती है जहाँ पे टेटनस का बैक्टीरिया हो सकता है, फिर भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी बूस्टर डोज है। सेम रेबीज के साथ है, अब क्या दी जा रही है, बूस्टर डोज दी जा रही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बूस्टर डोजेस हर बार आपके लिए जरूरी हो जाती है, क्यों, इनका तो शॉर्ट टर्म लिव्ड है। तो डीएनए वैक्सीन ने इसका एक हल निकाला है कि हम क्या करेंगे,
मान लो कि मुझे पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन के खिलाफ वैक्सीनेशन देना है। अब है तो ग्लाइकोप्रोटीन है तो भाई प्रोटीन ही, प्रोटीन है तो किसी आरएनए से आया होगा, आरएनए तो किसी डीएनए से आया होगा। तो हमने वो डीएनए स्ट्रेच ले लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बायोटेक्नोलॉजी में आपके काम आएगा। हमने वो डीएनए स्ट्रेच ले लिया जो उस प्रोटीन के लिए, उस एंटीजन के लिए कोड कर रहा है। अब वो डीएनए उठाया, अब डीएनए अगर मैं किसी ह्यूमन बॉडी में डालना हो, इंट्रोड्यूस करना हो, तो कोई मुझे बता सकता है क्या तरीका है हमारे पास कि एक डीएनए में किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में डालना हो तो क्या तरीका है हमारे पास? सोचो, अगर हमारे पास हाँ एक डीएनए हो और उस डीएनए को मुझे किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना हो, उसकी बॉडी के सेल्स में इंट्रोड्यूस कराना हो, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा? क्यों सुमित, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे किसका डीएनए किसी दूसरे के पर्सन की बॉडी के अंदर, कैसे लेके जाएंगे? सर वेक्टर से। वेक्टर से? कौन सा वेक्टर ह्यूमंस के लिए जनरली इस्तेमाल करेंगे अगर इंट्रोड्यूस करना है तो? सोचो, कभी आपने पढ़ा हो ऐसा कभी कहीं किसी टॉपिक में जहाँ पे हमने ह्यूमन सेल्स के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस किया हो या कोई जीन इंट्रोड्यूस किया हो ह्यूमन सेल्स के अंदर किसी की, है ना, किसी की मान लो इम्यूनिटी वीक हो तो उसके लिए हमने कोई इम्यून वाली जीन या बेटर जीन इंट्रोड्यूस की हो ह्यूमंस के अंदर? चलिए कोई बात नहीं। अ, जब भी हमें ह्यूमंस के अंदर कोई मान लीजिए कोई स्पेसिफिकली अगर इंट्रोड्यूस करने हैं जीन्स, तो हम उसके सेल्स के अंदर बाय वायरस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है वेक्टर्स के अंदर वायरसेस भी आते हैं, स्पेसिफिकली रेट्रोवायरसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। एडेनो वायरस हो गया या कोई दूसरा रेट्रोवायरस हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, उस वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब कि वो ऑफकोर्स एटीन्यूएटेड है, वो आपको डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी नहीं, पैथोजेनिसिटी उसकी क्या है, नहीं है, लेकिन उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है। अब ये टर्म समझ लीजिए, पैथोजेनिसिटी मतलब नुकसान पहुंचाने की क्षमता, और इम्यूनोजेनिसिटी मतलब उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स आने की क्षमता। तो पैथोजेनिसिटी नहीं है उस वायरस की, इम्यूनोजेनिसिटी है, मतलब कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। तो हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को लिया, सॉरी वायरस को लिया, वायरस में डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया किसका, मान लीजिए टेटनस के टॉक्सॉइड को कोड करने वाला, लेट्स से। अब उस डीएनए को लिया, वायरस में डाल दिया, वायरस से सेल्स को इन्फेक्ट करा दिया। अब ये जो वायरस है ये जहां जहां जाएगा सेल्स के पास, हमारे टी हेल्पर सेल्स मैक्रोफेजेस के पास जाएगा, और जाकर अपना डीएनए जो है, या जिस भी सेल्स के पास जाएगा, अपना डीएनए आपके डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। वायरस ऐसे काम करता है, अपना डीएनए आपके डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करके फिर आपकी बॉडी बार बार उस डीएनए को रीड करेगी, उससे आरएनए बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। आ रही बात समझ में? तो कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे, आपको बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, क्योंकि आपके डीएनए में आ गया वो। तो कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे, तो आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स आती रहेगी। तो एक तरीके का ऑटोमेटिक बूस्टर डोज हो गया कि हर बार वो प्रोटीन्स बन रहे हैं, हर बार आप उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हो, हर बार आपकी इम्यूनिटी क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो इस लेवल का जो थिंकिंग है यहाँ जो सोचा जा रहा है, दैट इज अबाउट द डीएनए वैक्सीन, और हम हेपेटाइटिस बी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द थर्ड जनरेशन वैक्सीन। क्लियर पॉइंट? तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है अल्टीमेटली जो आपको इतना समझना है कि वैक्सीनेशन में हमें अपनी बॉडी को ट्रेंड करना है। अब हम उसको कैसे मर्जी करें वो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अगर ये सारा क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं। ये सारा क्लियर है? आगे बात करें। सर, हाँ पूजा। जो ये डीएनए वैक्सीन वाला जो थर्ड जनरेशन वाला है, ये तो किसी एक हम्म। स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही हो पाएगा ना, क्योंकि हम कितने डीएनए रेप्लिकेट कराएंगे, किस किस डिजीज के लिए कराएंगे? बेटा एक बात बता, ये वैक्सीन भी तो स्पेसिफिक होता है, कौन सा टेटनस वाला वैक्सीन टाइफाइड के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और वो वैसे भी तो नहीं इंजेक्शन तेरे को लग ही रहे हैं। वो तो सही, वैसे नहीं, भी तो तो तेरे ये को कितने तो इंजेक्शन लग रहे हैं।
हाँ, इंजेक्शंस ऑफ देना कोर्स की तो बात अलग है, चीज है, ऑफ लेकिन हम कोर्स। हाँ डीएनए ऐसे हाँ कितने कितने डीएनए इंसर्ट हाँ करेंगे? हाँ हाँ, वो बात तुम्हारी ठीक है कि हम ऐसे कितने कितने डीएनए इंसर्ट करेंगे, कितने कितने सेल्स को अंदर डीएनए लाएंगे। तो वो बात ठीक है कि हम, हाँ, इसमें लिमिटेड रहेगा, दो तीन चार, या जो डिसऑर्डर जिनका कम शॉर्ट लिव्ड है, जहाँ बूस्टर डोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जो मोस्ट प्रिवेलिंग है, जो जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके लिए डीएनए वैक्सीन का जनरली इस्तेमाल किया जाएगा। और जहाँ पर सिंपल से काम चल रहा है, वहाँ तो हम उसको कर ही सकते हैं, ऑफकोर्स। देखो, मैंने तो आपको सिर्फ शॉर्ट एक मेथोडोलॉजी पढ़ानी है कि भाई ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो, ऐसे और भी साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि ऐसे कितनों को देंगे। बात एकदम तुम्हारी ठीक है, कितने सेल्स को करेंगे। भाई जब भी आप एक सेल के अंदर एक नई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह पर जाके वो इंट्रोड्यूस होता है। अब हम ये ख्याल रखते हैं कि जो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो, या जो इंसर्शन हो, हम ये ख्याल रखते हैं कि वो जाके नॉन कोडिंग डीएनए में हो, वो कोडिंग डीएनए में ना हो, ताकि उसका कोई कोडिंग से खास फर्क ना पड़े। लेकिन हम अभी भी तो हम एग्जैक्टली ये नहीं जानते ना कि जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है, वो एग्जैक्टली क्या कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है। तो हम जब ऐसी वैक्सीनेशन जगह देते हैं, तो हम पूरा ख्याल रखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह जाके इंसर्ट हो, और पर्टिकुलर जगह हमको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। ये तो हम ख्याल रखते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम्हारी बात सही है कि जैसे आपने किसी को मेडिसिन दी, तो वो तो एक पर्टिकुलर जगह जा रही है, लेकिन हमें नहीं पता ना और कितने ऐसे प्रोटीन्स होंगे मॉडिफाइड, जहां पर वो और भी बाइंड कर सकती है। हम तो बस एक अनुमान लगा के भेज सकते हैं। तो सेम डीएनए के साथ भी हमने तो बैक्टीरिया वायरस भेज दिया, अब अंदर जाके उसने वहां तो बाइंड किया जहां हम चाहते थे, लेकिन हो सकता है उसने अपना डीएनए इधर उधर और इंसर्ट कर दिया। अब डीएनए और इधर इंसर्ट किया, तो इट में लीड टू म्यूटेशन, इट में लीड टू म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स में कॉज एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स। आपको कैंसर हो सकता है, चांसेस आप बढ़ा रहे हो, तो आप तो म्यूटेजन दे रहे हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो पुट फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, ठीक है, कि ये पॉइंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम क्या है कि समझना कि क्या क्या तरीके हैं। जो नेगेटिव पॉइंट्स, हाँ, आपकी उसमें थॉट सही है कि हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स आप बहुत सारे एनमरेट उसमें कर सकते हो, और ऑफकोर्स अगर साइंटिस्ट एनमरेट करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स को, तो उन पर काम भी किया जा सकता है कि कैसे उसका एक्शन मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। समझ गई पूजा? यस सर। हाँ, तुम्हारी कोई गलत नहीं, बात एक तरीके से ठीक ही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, हमेशा हर एक तरीके का एक शॉर्टकमिंग्स होते हैं, तभी हमें नेक्स्ट जनरेशन पे जाना पड़ता है ना। वरना तो हमारा फर्स्ट जनरेशन से काम चल रहा था, उसकी भी शॉर्टकमिंग तो सेकंड पे है, अब थर्ड में भी शॉर्टकमिंग होंगी, तो फोर्थ पे जाएंगे, कुछ नया तरीका अपनाएंगे, तो चलता रहेगा टाइम के साथ। खैर, तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारा इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है मेनली खत्म हो चुका है। अब हम दो चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम के जैसे ये भी सिस्टम है, और कोई भी ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें भी काफी सारे ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं। अब अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स या हमारे इम्यून सिस्टम में काम करने वाले ऑर्गन्स को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। अब ये कैटेगरीज क्या है? ये कैटेगरीज हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। पहले तो सवाल ये उठता है कि हम लिम्फॉइड ऑर्गन किसको कहते हैं? हम लिम्फॉइड ऑर्गन उसको कहते हैं जहां पर बी सेल्स और टी सेल्स हाई कंसेंट्रेशन में पाए जाएं, जहां पे बी सेल्स और टी सेल्स डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, यानी प्रोलिफरेट कर सके, ठीक है, या मैच्योर हो, ठीक है, और में लगाते हैं मैच्योर, जरूरी पॉइंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि भाई प्रोलिफरेट कर सके, एक्टिवेट हो सके, मैच्योर हो या फॉर्म हो, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। फिर इन लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने दो डिविजन और कर दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। किस आधार पे? इस आधार पे कि वो लिम्फॉइड ऑर्गन जो मैच्योरिटी ऑफ द लिम्फोसाइट्स में काम कर रहे हैं, इनिशियल मैच्योरिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मेन सोर्स है उन्हें हमने बोल दिया प्राइमरी, और जहां से निकल के कंसंट्रेट हुए हैं उन्हें बोल दिया सेकेंडरी। भाई एक जगह ऐसी होगी जहां वो बन रहे होंगे और मैच्योर हो रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे पूरी तरीके से, वो हो गए प्राइमरी। और फिर वहां से निकल के जहां जहां जाके स्टोर हो रहे हैं, है ना, और जहां जहां से अपना एक्शन कर रहे हैं,
उसको बोल दिया हमने सेकेंडरी। तो ऐसा मान लीजिए कि प्राइमरी हो गया हेडक्वार्टर्स, ठीक है, और जो बाकी सब स्टेशन या स्टेशन बने हुए हैं वो क्या हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हेडक्वार्टर्स के अंदर लिम्फोइड सिस्टम के हमारे पास दो हैं, एक है बोन मैरो और एक है थाइमस। जो आप जानते हो कि भाई बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और इसमें आप जानते हो कि बोन मैरो में जो एक्चुअली है वो है रेड बोन मैरो। और मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि रेड बोन मैरो में HSC होते हैं, हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो बॉडी के सारे ही सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी के सारे सेल्स बनाते हैं, सर बॉडी के कह रहा हूँ, ये ब्लड के सारे सेल्स बनाते हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी भी बनाते हैं और टी भी बनाते हैं। तो दोनों का इनिशियल फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में, जो ऑफकोर्स आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही मेनली रहेगा। आप एडल्ट हो जाएंगे तो कहाँ मिलेगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब क्या है, आपके अपेंडिजेस वाले स्केलेटन में, यानी आपके लिम्स की बोन में और आपके गर्डर्स में, ठीक है। और लिम्स की बोन की बात की जाए तो बीच में, कहाँ पे, डायाफाइसिस में, जो बीच वाला रीजन है, सॉरी डायाफाइसिस नहीं, सॉरी एपिफाइसिस में, जो एंड वाला रीजन है, ठीक है, टॉप मोस्ट वाला रीजन है। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको रेड बोन मैरो एक तो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा टिप्स के ऊपर एपिफाइसिस में। खैर, तो ये सारी बातें आपको पहले से ही क्लियर है, आपके क्लास 11 के टॉपिक से मैंने आपको सारी बता रखी है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो हो गया आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, तो कोई पूछेगा आपसे कि बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, टी कहाँ बनते हैं, तो दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। बनने के बाद जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी जो मैच्योरिटी है वो कंप्लीट बोन मैरो में हो जाती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स अपनी मैच्योरिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए फर्दर मूव करते हैं थाइमस में। अब थाइमस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आपने पढ़ा भी है, आपको मैंने एंडोक्राइन में भी आइडिया दिया था कि अगर ये आपका ट्रैकिया है, जो आप डायग्राम में देख रहे हो ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के ऊपर की तरफ आप देखोगे जहां लैरिंक्स है, वहां पर एक ग्लैंड है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, दैट इज थायराइड। और जहां पे ट्रैकिया बाइफर्केट करने जा रहा है, दोनों लंग्स में जाने जा रहा है, जहां पे वो प्राइमरी ब्रोंकाई बन रहा है, वहां पर अगेन एक ऑर्गन है ये वाला, और इसको हमने बोल दिया है थाइमस। स्ट्रक्चर थायराइड जैसा ही है, ये बाइलोब्ड है, ठीक है, बीच में सेप्टा है। और ये जो ऑर्गन है ये पता है आपको कि ये जब धीरे धीरे आप बड़े होते हैं ये डेवलप करता है, और फिर जैसे आप 12, 13, 15 साल से बड़े होते रहते हो, धीरे 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 डीजेनरेट करना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो पहले ये साइज में बड़ा होता है, फिर ये साइज में क्या शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो दैट इज अबाउट द थाइमस। थोड़ा सा और डिटेल्स की हम बात करें तो आप देख सकते हो थाइमस के अंदर अगर हम बात करें तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ना दो रीजन्स नजर आएंगे, कि जो ऊपर वाला रीजन है, या आप कह सकते हो बाहर बाहर वाला रीजन है, उसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स, ठीक। और जो अंदर वाला रीजन है उसको हम बोल देते हैं मेडुला। और कॉर्टेक्स और मेडुला है इसके अंदर, ठीक। और आपको अगर और थोड़ा डिटेल में हम जाएं तो इसमें ये चैम्बर्स बने हुए हैं बड़े बड़े, पूरे पूरे 1, 2, 3 चैम्बर्स, ऐसे बहुत सारे होंगे। और इन्हें हम बोल देते हैं कहीं ना कहीं पे द जैसे लोब्यूल्स, थाइमस के अपने लोब्यूल्स। भाई थाइमस में ना लोब्स होंगे, 2 लोब्स हैं, और लोब्स के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं। अब इन लोब्यूल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड नोटिस करोगे। इसमें आपको लेबलिंग बताता हूँ क्या क्या है। कुछ तो थाइमोसाइट्स हैं। अब थाइमोसाइट्स क्या है, ये वो सेल्स है जो नए नए अभी टी सेल्स हैं, जो ये टी सेल्स अभी इमेच्योर है, धीरे धीरे क्या होंगे, ये मेच्योर होंगे, ठीक। क्लियर है पॉइंट, ओके। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए ये रहता है कि यही थाइमोसाइट धीरे धीरे मैच्योर होके मैच्योर टी सेल बनते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब ये थाइमस में है तो इनको मैं जिसमें थाइमोसाइट बोल देता हूँ, थाइमस के सेल्स, ठीक। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब मैं इनको स्पेसिफिकली नाम देता हूँ टी लिम्फोसाइट्स। अब आप देखोगे कि मैच्योर हो के नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज आप जो इंटरेस्टिंग देखोगे वो ये देखोगे कि ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, इनकी ज्यादा है, दे आर हाईली कंसंट्रेटेड, दे आर मोर,
लेकिन नीचे जाते हुए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ऊपर की तरफ है तब ये बहुत सारे हैं, और ऊपर से नीचे आते हुए इनका सिलेक्शन होता है। मतलब जो सिलेक्टिव फोर्सेस हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं, और सिलेक्टिव फोर्सेस की वजह से जो इमेच्योर है उनको किल कर दिया जा रहा है। भाई आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। इनके मेच्योरिटी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है थाइमोसिन है, ठीक है ना। अब थाइमोसिन जो हार्मोन है या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको मैच्योर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ अब पहले समझिए मैच्योर और इमेच्योर में फर्क क्या है। देखिए, वो टी सेल मैच्योर होगा, पहला कॉन्सेप्ट, जो पैथोजेंस पे अटैक करेगा, ठीक, ओके। दूसरा टी सेल वो मैच्योर होगा जो अपने ही पैथोजेंस पे अटैक नहीं करेगा, ठीक। तो अपने पास होगा, अपनी बॉडी के सेल्स पे अटैक नहीं करेगा। तो दो क्राइटेरिया देखने हैं हमको, एक जो दूसरे के जो पैथोजेंस पे अटैक करे, टू जो खुद के सेल्स पे अटैक ना करे। तो इसके लिए हम दो सिलेक्शन की बात करते हैं, एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन, एक होता है नेगेटिव सिलेक्शन। जो पहला सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है नेगेटिव सिलेक्शन। नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब हमने क्या किया, सभी जो इमेच्योर टी सेल्स हैं, थाइमोसाइट्स हैं, उनको एक्सपोज किया एक पर्टिकुलर एक जनरल बॉडी सेल के लिए, ठीक है, और एक जनरल एक जनरल बॉडी सेल के लिए जिसके पास MHC या CD4+ या दूसरे रिसेप्टर्स थे, ठीक है। तो अगर वो उससे बाइंड कर पा रहा है, ठीक है, अगर वो, अब हम देखते हैं क्या वो MHC से बाइंड कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है, क्या वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने के काबिल है। अगर काबिल है तो बढ़िया है, और अगर काबिल नहीं है तो हम उसको किल कर देते हैं। तो पहला सिलेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव सिलेक्शन, कि जो नहीं कर पाया उसको किल कर दिया, और जो कर पाया उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर आप म्यूट हो गए। हेलो सर। म्यूट कर दिया है सर को। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ये किसने किया था मुझे म्यूट? अनिल कुमार। कहाँ है अनिल कुमार? लेफ्ट हो गए सर वो। ओके, तो आपको लास्ट क्या सुनाई दिया? सर नेगेटिव सिलेक्शन बता दो दोबारा से। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको स्क्रीन, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, तो मैं वही कह रहा था कि उसके बाद हमने पहले तो हमने उसे नेगेटिव सिलेक्शन किया कि भैया जो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी वो काबिल ही नहीं है कुछ भी अटैक कर रहेंगे, उसको किल कर दो। तो सिर्फ वही बचे जो अटैक कर पा रहे हैं। फिर दोबारा हमने इंटरेक्शन कराई। अब की बार क्या चेक किया, इंटरेक्शन कितनी स्ट्रांग हो रही है। जो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली अटैक कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली बाइंड हो रहे हैं, तो हमने देखा कि इतनी स्ट्रांग एफिनिटी है इनकी बाइंडिंग की MHC या उसके साथ, तो हो सकता है ये बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगे। तो फिर हमने जो ज्यादा बाइंडिंग कर रहा है उसको किल कर दिया, और जो बाइंडिंग ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर रहा उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो मतलब इन शॉर्ट, और इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला एक तरीके का पॉजिटिव सिलेक्शन। तो इस तरीके से हमने क्या बात करी, हमने बात ये करी लॉजिकली, हमने ये कॉन्सेप्ट किया कि हमें वो वाले टी सेल्स चाहिए जो पैथोजेंस के ऊपर अटैक करें, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग ना हो कि ह्यूमन बॉडी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर दें। तो ये पूरा लॉजिक था। तो भाई पहले 100 में से 25-30 ऐसे खत्म हो गए होंगे, फिर 25-30-40 ऐसे खत्म हो गए,
तो बचे कितने, 20-30 बचे, ठीक है ना। तो वही हो रहा है, ऊपर से नीचे सिलेक्शन हो रहा है, तो कॉर्टेक्स में ज्यादा है और मेडुलम में आते आते वो कम होते जा रहे हैं, और जो अल्टीमेटली आ रहे हैं वो हमारे कौन से, मेच्योर टी सेल्स हैं। अच्छा, अब जो आपका जो सेकंड वाला सिलेक्शन है ना, कभी कभी ये सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। ऑफकोर्स कोई भी प्रोसेस है, आप भी अगर एक प्रोसेस करें, आप भी एक स्टूडेंट्स के एग्जाम लें, कुछ भी करें, तो कुछ ना कुछ लूपहोल्स छूट ही जाते हैं, ठीक है ना। कोई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट नीट क्वालिफाई कर गया, किसी के तुक्के चल गया, एक आध दो चार केसेस हो ही सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी एक प्रोसेस ही है, तो उसमें भी कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स जो इस प्रोसेस को एस्केप कर जाते हैं या प्रोसेस से बच जाते हैं और वो भी मेच्योर में काउंट हो जाते हैं, कल को ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, कल को ये हमें एक हमारी बॉडी से उसको अटैक कर सकते हैं और कॉज कर सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो एक्चुअली फेलियर ऑफ कहीं ना कहीं क्या है, इम्यून सिस्टम के सिलेक्शन प्रोसेस का फेलियर का रिजल्ट है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। पॉइंट आ रही है बात समझ में? तो यहीं से रिलेटेड है कौन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये हो गया आपका थाइमस के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो प्राइमरी तो हमको समझ में आ गया, अब बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मैंने शायद क्लास 11th के अंदर, सॉरी क्लास 11th के टॉपिक्स के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था और पूरा डिटेल में पढ़ाया था। तो ये डायग्राम मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद तो मैं आपको फटाफट से एक बार बता रहा हूँ कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये ग्रीन कलर की लिम्फेटिक, जो ग्रीन कलर से शो हुई है, ये लिम्फेटिक वेसल्स फैली हुई हैं, और कुछ कुछ जगह पे आप देख सकते हो कि इसमें नोड्यूल्स हैं, और ये जो नोड्यूल्स हैं इनको आपको पता है कि इनको हम क्या बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं हम लिम्फ नोड्स। तो बीच बीच में लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये, ठीक है ना, ग्रीन कलर की जो है। अच्छा, अब आपको एक दो चीजें और ध्यान देनी है इस डायग्राम के अंदर कि अल्टीमेटली ऐसा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्शन इस तरीके का है, इस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब लिम्फ इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली ये सारा लिम्फ खुल रहा है जाके लिम्फेटिक डक्ट में। अब आप डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये आपका लिम्फेटिक डक्ट है, कौन से वाला, ये पूरा का पूरा लंबा सा ये आपका लिम्फेटिक डक्ट है। जो इस साइड में है ऑफकोर्स वो आपका लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, और जो मेरे लेफ्ट साइड में है डायग्राम में, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो एक्चुअली आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है। क्योंकि पर्सन तो सामने खड़ा है ना, तो उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा, उसका राइट हमारा लेफ्ट होगा, उस तरीके से। तो जो हमारे राइट में है वो एक्चुअली लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, और जो हमारे लेफ्ट में है वो एक्चुअली राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है। तो अब इस लिम्फेटिक डक्ट में अगर आप देखें ध्यान से, तो इस लिम्फेटिक डक्ट के अंदर सारा का सारा लिम्फ आके खुल रहा है। तो सारा का सारा लिम्फ कहाँ आ रहा है, इस लिम्फेटिक डक्ट में आ रहा है। और अगर आप देखें लिम्फेटिक डक्ट कहाँ खुल रहा है, तो लिम्फेटिक डक्ट खुल रहा है इस पर्टिकुलर वेन के अंदर, ये वाली वेन के अंदर ब्लू कलर की जो है, या इस वाली वेन के अंदर ये भी ब्लू कलर की है, और ये दोनों वेन्स का नाम है सब क्लेवियन। बताया था शायद मैंने ये भी आपको जब पढ़ाया था, सब क्लेवियन, अगर आपको याद, मुझे लगता नहीं शायद हो जाना हो। सब क्लेवियन इस वेन्स का नाम है, ऑफकोर्स द लेफ्ट एंड द राइट सब क्लेवियन जो वेन्स हैं, और अल्टीमेटली जो जाके मिलेंगे किसमें, वेना कावा में, और वेना कावा से ब्लड जाएगा किसमें, हार्ट में। तो मतलब लिम्फ घूमता फिरता आपके इंटेस्टाइन से, मतलब लिम्फ घूमता फिरता कहाँ से, आपके एलिमेंट्री कैनाल से, आपके हाथों से, आपके गले से, हर जगह से लिम्फ घूमता फिरता लिम्फेटिक डक्ट्स में आ रहा है, और लिम्फेटिक डक्ट से अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन में, और मतलब ब्लड में आके लिम्फ पोर हो रहा है, मतलब ब्लड का पार्ट बन रहा है, और फिर ब्लड से ही आपको पता है ब्लड से टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ बनता है। तो यही सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ चलता जा रहा है, ठीक है ना। अब इस लिम्फ के सर्कुलेशन में आप ध्यान से देखिए, कुछ ऑर्गन्स आपको नजर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये वाला ऑर्गन देखिए, ये स्प्लीन है बेटा, ये स्प्लीन हो गया, ये आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है,
यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेंगे क्या, लिम्फ नोड्स। अच्छा, और सुनिए, इसके अलावा आप देखिए आपके गले के अंदर यहाँ पर टॉन्सिल्स रहेंगे, वो आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। एलिमेंट्री कैनाल में आपका माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसमें पेयर्स पैचेस आएंगे, ठीक है, वो आपका क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, माल्ट। और उसके अलावा कौन, इन सब के अलावा ये जो गोल 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 लिम्फ नोड्स हैं, ये जो गोल गोल क्या है, लिम्फ नोड्स, ये भी क्या हो गए आपके, ये सारे गोल गोल लिम्फ नोड्स, ये सब भी क्या हो गए आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ गए, लिम्फ नोड्स। तो कॉन्सेप्ट ये है आपके लिए अल्टीमेटली कि स्प्लीन, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स, ये सब आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी सेल्स और टी सेल्स क्या रहते हैं, कंसंट्रेटेड रहते हैं। अब इनकी बात फटाफट से हम कर लेंगे, थोड़ा डिटेल में हल्का हल्का एक एक को थोड़ा देख लेंगे, एक डायग्राम ताकि याद रहे हमें। पहला लिम्फ नोड है, ठीक है, जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम लिम्फ नोड का है, इसमें लिम्फ आ रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें ब्लड सप्लाई भी है, क्योंकि इसमें इसको इसके सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो ये लिम्फ आ रहा है, लिम्फ यहाँ पे इकट्ठा रह रहा है। अब लिम्फ नोड की खास बात क्या है कि जो भी लिम्फ आता है इकट्ठा होता है लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में हाई कंसंट्रेशन है बी सेल्स का और टी सेल्स का। तो मतलब जो बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो लिम्फ नोड में होते हैं। मतलब जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, या जो सारा पढ़ाया था बी सेल, बी प्लाज्मा सेल बन गए, तो जो एंटीबॉडीज बनी वो सारी कहाँ बनी, लिम्फ नोड में। तो इसलिए लिम्फ नोड बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है बॉडी में पार्ट रहता है इम्यून सिस्टम के कॉन्सेप्ट में। और लिम्फ नोड से लिम्फ निकल निकल के पूरी बॉडी में जाएगा, तो जो एंटीबॉडीज यहाँ बनी है वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे कर जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू ब्लड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, लिम्फ नोड का। अब इसके साथ कुछ डिजीज भी रिलेटेड है, आपको पता है, जैसे बुच एरेरिया बैनक्रॉफ्टी, कौन, फ्लेरल वॉर्म, है ना, जो क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस, हाथी जैसा पैर हो जाता है या ग्रॉइन रीजन हो जाता है। तो हाथी जैसा पैर क्यों जाता है, क्योंकि वहां के लिम्फ नोड्स क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। तो लिम्फ नोड के स्वेलिंग का ही वो डिसऑर्डर है, लिम्फेटिक सिस्टम का ही कहीं ना कहीं स्वेलिंग का, इन्फ्लेमेशन का डिसऑर्डर है। तो वहां से आपको ये भी रिलेट रखना है कि वो एरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है उसमें लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। खैर, तो ये हो गया लिम्फ नोड। आगे बात करते हैं, अगला है स्प्लीन। अब स्प्लीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्प्लीन हम पहले भी पढ़े आए हैं, स्प्लीन हमने सर्कुलेटरी में भी पढ़ा था। हमें पता है कि जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है एंड प्रोजेनेटर ऑफ आरबीसीज भी है, स्टोरेज हाउस ऑफ आरबीसी भी है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे आरबीसी आते हैं और जो मरने वाले होते हैं, डिग्रेडेड वाले होते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, पता है आपको। डिग्रेड होके आरबीसी ब्रेक कर जाता है, उसके हेमोग्लोबिन को भी तोड़ के लिवर के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है। ग्लोबिन को एज अ प्रोटीन है इस्तेमाल कर लिया जाता है, और हीम से बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन बनाया जाता है। तो आपको ये सारी बातें पता है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि स्प्लीन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है लिवर के साथ थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं पहले भी। अब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और आरबीसी स्टोर करने वाला जो स्प्लीन है वो बेटा उसका रेड पल्प है। मतलब स्प्लीन में दो रीजन है, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। तो जो बेटा रेड पल्प है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज ऑफ आरबीसी के लिए, और जो व्हाइट पल्प है आप समझिए वो डब्ल्यूबीसी के लिए वर्ड यूज हो रहा है, वहां पर स्टोर्ड है आपके मेनली डब्ल्यूबीसी। कौन से डब्ल्यूबीसी, यही बी सेल्स, टी सेल्स। अच्छा, अब स्प्लीन मेजर इम्यून रिस्पॉन्स कब शो करता है, स्प्लीन क्योंकि एक ब्लड वाला ऑर्गन है, ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन है, तो वो वाला पैथोजेंस जो ब्लड बॉर्न है, ठीक है ना, जो ब्लड की एंट्री के थ्रू आते हैं हमारी बॉडी में, जो ब्लड में नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शो करने वाला मेनली कहां से आता है, स्प्लीन से आता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो स्प्लीन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि स्प्लीन इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, जहां बॉर्न की स्पेलिंग BORNE है, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले। जैसे मैं बोलूं आर्थ्रोपोड बॉर्न, मतलब जैसे मलेरिया, उसे आर्थ्रोपोडा, यानी एक आर्थ्रोपोडा काटने से हो रहा है, तो वो आर्थ्रोपोड बॉर्न हो गए। या
सिंपली बोले वेक्टर बॉर्न, जिसके लिए कोई वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मक्खी मच्छर, तो उसको हमने बोल दिया आर्थ्रोपोड बॉर्न। हम बोलते हैं वाटर बॉर्न, जो गंदे पानी से हो रहा है, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, ये वाटर बॉर्न हो गए। या फोमाइट बॉर्न, जो ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कॉमन कोल्ड, है ना। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज करते हैं अलग अलग किस्म के डिसऑर्डर्स के लिए। तो जो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस हैं, उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शो करने वाला कौन है? मेनली स्प्लीन है, और इसमें व्हाइट और रेड पल्प होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका ये है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें कौन कौन आएगा? टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, इवन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जहां पे पेयर्स पैचेस मिलेंगे आपको। पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले रीजन में, और साथ ही साथ आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मार्ट हो गया, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। टॉन्सिल्स वाला जो पार्ट है वो आपके बाल्ट में आएगा। बाल्ट मतलब, ठीक है, बताया था आपको, मार्ट के दो टाइप्स होते हैं, बाल्ट ब्रोंकियल एसोसिएटेड और माल्ट, और गाल्ट गैस्ट्रिक एसोसिएटेड। तो पेयर्स पैचेस आ जाएंगे किसमें? गाल्ट में। गैस्ट्रिक एसोसिएटेड में GALT, G स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिक, बाकी तो सेम है, माल्ट वाला आल्ट, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और टॉन्सिल्स क्या हो जाएगा? बाल्ट ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मतलब ये रेस्पिरेटरी वाला, ये एलिमेंट्री कैनाल वाला। क्लियर पॉइंट। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी लिखती है कि मोर देन 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इज माल्ट। मतलब लिम्फोइड टिश्यू की अगर बात करें जनरल में, तो 50% से ज्यादा तो माल्ट ही है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो ये आपके इसके अंदर आ जाता है, माल्ट आ जाता है, ये भी आपका सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और समझा देता हूँ, वो ये है, आपको जान के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो थाइमस है या स्प्लीन है, ये भी एक तरीके के मॉडिफाइड लिम्फ नोड्स ही हैं। स्प्लीन भी एक तरीके का मॉडिफाइड लिम्फ नोड है, और इवन थाइमस भी कंसीडर किया जाता है एक मॉडिफाइड लिम्फ नोड। क्लियर पॉइंट। खैर, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है, ये स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। म्यूकोसल एपिथेलिया, आपको बताया ना इंटेस्टाइन की 4 लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस, सेरोसा। अब हम बोलते हैं कि जो माल्ट होता है ना, वो रहता है कनेक्टिव टिश्यू में, और म्यूकोसा के नीचे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? सब म्यूकोसा, हमें भी पढ़ाया जाता है। तो हम समझते हैं कि सब म्यूकोसा में माल्ट है, ऐसा नहीं है। मैंने शायद आपको जब डाइजेस्टिव पढ़ा था तो डिटेल्स बताई थी। मैंने आपको बताया था कि म्यूकोसा हम जनरल बोल देते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन म्यूकोसा के खुद की 3 लेयर्स हैं। एक म्यूकोसल एपिथेलिया, उसके नीचे वाली लैमिनिया प्रोपरिया, और उसके तीसरी नीचे वाली म्यूकोसल मस्कुलारिस, और फिर आता है सब म्यूकोसा। तो कहने का मतलब ये सब म्यूकोसा में नहीं होता माल्ट। माल्ट होता है म्यूकोसल एपिथेलिया के जस्ट नीचे, जो क्या है? लैमिनिया प्रोपरिया। इस डायग्राम में भी आपको लेबल किया हुआ लैमिनिया प्रोपरिया। तो लैमिनिया प्रोपरिया म्यूकोसा का ही पार्ट है, समझ रहे हो? तो जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर है ना, उसी का पार्ट है लैमिनिया प्रोपरिया। तो सब म्यूकोसा में नहीं होता माल्ट। माल्ट म्यूकोसा के ही, म्यूकोसल एपिथेलिया के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम लैमिनिया प्रोपरिया बोलते हैं, उसके अंदर होता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? आगे बात करते हैं। तो कल को आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि माल्ट इज एसोसिएटेड विद म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस या सेरोसा, तो सब म्यूकोसा मार्क मत करना, म्यूकोसा ही मार्क करना। खैर, ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, इम्यून सिस्टम के। देखिए, इम्यून सिस्टम में सारे टॉपिक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब? ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। सिर्फ एडाप्टिव इम्यूनिटी नहीं, ये इसके सेकंड अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगला टॉपिक जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स। और इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स 2 आ जाते हैं हमारे पास सामने। एक आता है हमारे पास एलर्जी, और दूसरा आता है हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी। अब दोनों में क्या है, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। एलर्जी क्या? पहले तो एलर्जी
आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे कि एलर्जी क्या है कि कोई भी एक केमिकल है, लेट्स से एनी केमिकल, वो केमिकल हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, वो केमिकल हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रहा है जिसकी वजह से स्पेसिफिकली मास्ट सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, और मास्ट सेल एक्टिवेट होके हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, वैसोडायलेशन हो रहा है, ठीक है ना, और ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जैसे रेड पैचेस पड़ रहे हैं, ठीक है ना, रेड पैचेस, इचिंग, हीट का फॉर्मेशन, वैसोडायलेशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? एलर्जी के हैं। और एलर्जी कॉज करने वाले केमिकल को हम एलर्जन बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो एक प्लांट हो सकता है, लैटेक्स हो सकता है, एनिमल से झड़ने वाले बाल, या उसके उसके उसका उसके कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इवन ज्वेलरी हो सकती है। किसी को लेट्स से सिल्वर से एलर्जी है, किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है, स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए जो है गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्यों? एक तो भाई बहुत ही रेयर है, ठीक है, दूसरा गोल्ड से एलर्जी के केसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। गोल्ड एक तरीके का इनर्ट तो प्रॉपर्ली नहीं, बट थोड़ा कम रिएक्टिव उस तरीके से रहता है, और एलर्जीज के केसेस में कम है, ठीक है। अच्छा, मेडिकेशन, जब आपको दवाई कोई भी दी जाती है तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि किसी मेडिकल, किसी केमिकल, किसी दवाई से आपको एलर्जी तो नहीं है, किसी केमिकल से एलर्जी तो नहीं है। तो मेडिकेशन, बी स्टिंग, है ना, बी से एलर्जी, मिल्क का इंडाइजेशन हो, मतलब एक तरीके से मिल्क से एलर्जी होना, जिसको हम जनरली लैक्टोज इंटॉलरेंस बोल देते हैं, ठीक है। देन नट्स, शेलफिश, डस्ट, पॉलन, मतलब दुनिया भर के अलग अलग तरीके की चीजों से लोगों को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक ऐसा केमिकल है जिसके खिलाफ बाकी दुनिया को कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बाकी दुनिया नॉर्मल है, लेकिन आपको इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, और वो ऐसा केमिकल है जिसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। तो ज्वेलरी के खिलाफ, लैटेक्स के खिलाफ, पॉलन के खिलाफ, नट्स के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपको आ रहा है, वो भी कैसा, नॉर्मल नहीं, कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड, हाइपर सेंसिटिव, है ना, तो उस पॉइंट में मैं बोल देता हूँ कि मुझे इस चीज से क्या है, एलर्जी है। अब इसका केमिकल मैकेनिज्म देखें तो बहुत सिंपल है कि जैसे ही कोई एलर्जन आता है, ठीक है, इस डायग्राम में देखिए, जैसे ही कोई एलर्जन आता है, वो एलर्जन आके बाइंड करता है ऑफ कोर्स बी सेल के साथ, जैसे एक नॉर्मल एंटीजन बाइंड करता है बी सेल के रिसेप्टर के साथ या उसके ऊपर वाली एंटीबॉडी के साथ। अब बाइंड करने के बाद वो उसे बताता है कि देखो ऐसा वाला पैथोजन आया। अब डायरेक्टली बी सेल के पास आए या टी सेल उसको बताए, एक ही बात है, हाँ, दोनों केस में बी सेल एक्टिवेट हो गया। अब बी सेल ने इस एलर्जन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी। अब ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली कौन से टाइप की होती हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये IgE टाइप की होती हैं। तो किसी एलर्जन के खिलाफ एंटीबॉडी कौन सी हो रही है, मेनली IgE। अब ये IgE एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाती है अगले स्टेप में, हमने क्या देखा, इसके साथ, कौन है ये, मास्ट सेल के साथ, मास्ट सेल या बेसोफिल्स के साथ। आपको पता है बेसोफिल और मास्ट सेल एक ही बात है, मतलब एक ही बात नहीं है, दोनों का काम एक ही है, एलर्जीज के खिलाफ रिस्पॉन्स करना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मास्ट सेल है इससे बाइंड कर जाएगी, ठीक है, और बाइंड करने के बाद फिर ये मास्ट सेल दोबारा बाइंड करेगा एलर्जन से, और जैसे ही एलर्जन से बाइंड करेगा ये रिलीज कर देगा हिस्टामिन। तो कहने का मतलब ये है कि कोई केमिकल आया, उसने बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया, मतलब उसने बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। बी सेल्स ने एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज बनाई जो जाके मास्ट सेल से जुड़ गई। अब मास्ट सेल ब्लड में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। अब जैसे मास्ट सेल ने इंटरेक्ट किया उस एलर्जन से कहीं ना कहीं घूमते फिरते एलर्जन से, मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर दिया, और हिस्टामिन ने वैसोडायलेशन और बाकी जो चीजें हैं वो सारी करनी शुरू कर दी, और साथ में अदर केमिकल्स भी रिलीज हुए जिसका अदर रिस्पॉन्स भी था। तो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल मास्ट सेल या बेसोफिल्स हो जाते हैं, और एंटीबॉडी कौन सी, IgE एंटीबॉडीज। तो ये मैकेनिज्म है किसका, एलर्जी का। अब कुछ और एलर्जी के बारे में समझते हैं। एलर्जी किस किस कैसे से कॉज हो सकती है, जैसे कि आप समझिए इचिंग कॉज होगी,
या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जिसको हम एस्मा बोलते हैं, ठीक है ना। और हिस्टामिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं एसिड भी सिक्रेट कराता है, गैस्ट्रिन भी स्टिमुलेट करता है, तो स्टमक में HCl रिलीज होना शुरू हो गया। वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, एस्मा के अंदर क्या है कि स्पेसिफिकली पूरी बॉडी में खास ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन स्पेसिफिकली ब्रोंकियोल्स में रिस्पॉन्स आ रहा है। ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं, और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सांस लेने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो एस्मा एक तरीके का क्या हो गया, एलर्जी हो गई। स्पेसिफिक किसके, स्पेसिफिक टू द, किसके लिए स्पेसिफिक, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए स्पेसिफिक। अब इसका सॉल्यूशन एंटी हिस्टामिन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर्स रिलीज हुए हैं, ठीक है ना। अब वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, हिस्टामिन का तो मेजर रोल ही नहीं होता एस्मा के अंदर। तो एंटी हिस्टामिन से हम ट्रीट नहीं कर पाते किसको, एस्मा को। तो एस्मा ट्रीट करना है तो क्या यूज करोगे आप, अगर एस्मा ट्रीट करना है तो आप यूज करोगे ब्रोंकोडायलेटर्स। सिंपल तो है, प्रॉब्लम किससे हुई है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से, तो क्या यूज किया, ब्रोंकोडायलेटर्स, चीजें नॉर्मल हो गई, एज सिंपल एज दैट। तो यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ब्रोंकोडायलेटर्स का कोई एग्जांपल है, हाँ एड्रेनालिन, एड्रेनालिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर, सॉरी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। भाई वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट नर्वस सिस्टम है, उसमें मेन काम कौन करता है, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन जिसको आप बोलते हो। तो उसके शॉट्स ले लिए और ठीक हो गया, ठीक है। और जो आप पंप यूज करते हो किसके अंदर, एरेजोल, जो एस्थमा के पंप कहते हैं उसको, उसमें भी क्या होता है, वैसोडायलेटर्स होते हैं, सॉरी वैसोडायलेटर बोल रहा हूँ, ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं, ब्रोंकियोस क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं, ठीक है। खैर, तो ये मैकेनिज्म है एस्मा को ट्रीट करने का, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ दीज ब्रोंकियो डायलेटर्स, ठीक। तो एस्मा क्लियर है आपको, इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी। और एक और बड़ी खतरनाक एलर्जी है, दैट इज एनाफाइलेटिक शॉक। उसका मेरे पास यहाँ पर आई सपोज ऐड नहीं की है मैंने, उसमें प्रेजेंटेशन ऐड नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं आपको एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में बता देता हूँ। एनाफाइलेटिक शॉक क्या है ना, एनाफाइलेटिक शॉक एक ऐसा एलर्जी है जो किसी केमिकल के खिलाफ आता है, स्पेसिफिकली जो मेडिसिन के खिलाफ आता है बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा कभी केस कि उसको दवाई रिएक्ट कर गई और अचानक उसकी डेथ हो गई, दवाई रिएक्ट करी और अचानक से क्या हो गई, डेथ हो गई। अब वो जो है वो एक्चुअली एनाफाइलेक्टिक शॉक है। उसमें क्या है कि केमिकल इतना स्ट्रांग था और आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आपकी बॉडी से एलर्जन थी, आपकी बॉडी के ओवरऑल ब्लड वेसल डायलेशन हो गया, हिस्टामिन, मतलब कि ओवरऑल बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग शो किया, बड़ी ही तेजी से ब्लड प्रेशर क्या हो गया, फॉल हो गया, ब्लड वेसल्स हाईली डायलेट हो गई, ठीक है ना, क्लियर है। ब्लड सप्लाई कुछ ऑर्गन्स के बहुत ही तेज हो गए, जैसे हेमोरेज हो सकता है, या हो सकता है कि रैशेस पूरी बॉडी में फैल गए। तो उस तरीके का जो बहुत ही स्पीड से अचानक से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एलर्जी का ही रिस्पॉन्स है, उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। आपके लिए लिख देता हूं मैं, एनाफाइलेटिक शॉक। तो कोई पूछे एनाफाइलेटिक शॉक क्या है, वो भी एक तरीके किस्म की क्या है, एलर्जी है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व है और बहुत ही स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एलर्जीज। तो एलर्जी एक तरीके का इम्यून सिस्टम का क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक, क्लियर है। आखिरी में हमारे पास नेक्स्ट जो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है वो है ऑटो इम्यूनिटी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो टी सेल मैच्योरिटी है, ठीक है, वो ठीक नहीं बैठी, गड़बड़ हो गई, कुछ इनमेच्योर टी सेल्स भी आपके सर्कुलेट करने लगे बॉडी में। अब वो जो इमेच्योर है उनको पता ही नहीं है भाई क्या दिक्कत है उनके अंदर, कि वो कुछ ज्यादा ही अपने बॉडी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब मान लो किसी स्पेसिफिक बॉडी सेल से इंटरेक्ट करने लग गए,
तो आपको वो स्पेसिफिक डिसऑर्डर उन्होंने लग जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। भाई मान लेते हैं कि ये आपके टी सेल्स गए और इन्होंने फॉरेन पैथोजन समझ लिया आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को। भाई आपके टी सेल्स ने फॉरेन पैथोजन समझ लिया, फॉरेन सेल समझ लिया किसको? आपके बॉडी के पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को। तो अब वो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, बोलेंगे भैया देखो ये एंटीजन आया है। अब बी सेल को क्या पता, वो रिलीज कर देंगे एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज जाएंगी और जो आपके बीटा सेल्स है बीटा सेल्स है पैनक्रियाज के, उसको जाके वो डिग्रेड करने लगेंगी। अब उसको जाके डिग्रेड करने लगेंगी तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं। अब इंसुलिन कम होने लगेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। इस तरीके के डायबिटीज को हम बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है वो एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें आपके बीटा सेल्स को डिग्रेड किया जा रहा है आप ही के बॉडी के सेल्स के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? देखो, जो डायबिटीज 2 है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, वो तो एजिंग है कि भाई उम्र के साथ क्या हुआ, आपके रिसेप्टर्स काम करना बंद कर दिए या रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिवेट, मतलब उनको ज्यादा इंसुलिन चाहिए उतना ही इफेक्ट शो करने के लिए, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई या नंबर कम हो गया, वो आपका डायबिटीज टाइप 2 है, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। और जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है वो डायबिटीज टाइप 1 है। ठीक है? और यही वो डायबिटीज है जिसका जेनेटिक रिलेशन भी है। क्लियर है पॉइंट? इसलिए कैसा ही बोला जाता है, जिनके फैमिली में डायबिटीज चलती आ रही हो टाइप 1, उनके केस में डायबिटीज होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है? डायबिटीज टाइप 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो डायबिटीज टाइप 1 याद रखिएगा इज ऑल्सो ऑटो इम्यून, डायबिटीज टाइप 2 नहीं है। ठीक? और बताता हूँ मैं आपको और कैसे ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। अब आपको मैं अगर वापस क्लास 11 के टॉपिक्स में ले चलूं तो एक पैथोलॉजी, एक डिसऑर्डर पढ़ा था आपने, ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म। अब इस ग्रेव्स डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म में आपने क्या पढ़ा था कि क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं और एंटीबॉडीज कैसी बन रही है? जस्ट सिमिलर टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH की तरह दिखने वाली एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज जाएंगी और थायराइड को स्टिमुलेट करेंगी, थायरॉक्सिन रिलीज करवाएंगी। अब बार बार स्टिमुलेट करते जाएंगी, थायरॉक्सिन को रिलीज कराती जाएंगी, थायरॉक्सिन बढ़ जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें स्वेलिंग ऑफ आईज या स्वेलिंग बिहाइंड द आईज होता है। ठीक है? इसलिए इसको हम एक्स ऑफ्थैल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। एक्स मतलब आउटर, ऑफ्थैल्मा मतलब आई, गॉइटर मतलब स्वेलिंग, तो एक्स ऑफ्थैल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। ठीक है? गॉइटर का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि थायरॉक्सिन का बढ़ना है घटना, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम गॉइटर बोल देते हैं। तो इसमें होता है एक्स ऑफ्थैल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज। ठीक है ना? तो ये जो डिसऑर्डर है ये भी क्या हो गया आपका? ऑटो इम्यून हो गया। अब और सुनो, थायराइड इसी एंडोक्राइन से रिलेटेड है। पता चला कि आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज ने जाके डिग्रेड करना शुरू कर दिया थायराइड ग्लैंड को ही, मतलब हाइपरथायराइडिज्म का उल्टा। ये तो TSH बना रहा था जो थायरॉक्सिन ज्यादा कर रहा था, इसने क्या किया? थायराइड ग्लैंड को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, उसी के सेल को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। तब आपको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, उन्होंने हाशिमोटो डिजीज। ठीक है? तो हाशिमोटो क्या है? हाशिमोटो अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें डिग्रेड कौन हो रहा है? आपका थायराइड ग्लैंड। अच्छा, मान लीजिए इसने अटैक कर दिया आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, तो आपको एक डिसऑर्डर हो जाता है एडिसन्स डिजीज, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स डिग्रेड होता है। कैसे? इट्स अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये मैंने यहाँ एग्जांपल्स में भी इंक्लूड किए हुए हैं। ये रहा हाशिमोटो, ग्रेव्स, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और एडिसन्स। और इनका ऐसे बहुत सारे हैं, एक नहीं है, देयर आर सो मेनी। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसका आंसर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था विटिलिगो के ऊपर कि विटिलिगो इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब विटिलिगो क्या है? विटिलिगो मैं आपको आइडिया देता हूँ। विटिलिगो में क्या होता है, आपने देखा होगा लोगों के ना तो वाइट पैचेस हो जाते हैं। ठीक है ना? सफेद सफेद स्किन हो जाती है कहीं जगह पे। ठीक है ना? तो वो जो डिसऑर्डर है जहाँ पे वाइट स्किन के पैचेस हो जाते हैं या जहाँ पे मेलानिन पिगमेंट लॉस हो जाती है, ठीक है ना, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली कहीं जगह से,
उसको हम बोलते हैं विटिलिगो, हाथ से पैरों से, है ना, वो विटिलिगो है। अच्छा, और भी हैं, मान लीजिए आपके एंटीबॉडीज ने जाके डिग्रेड करना शुरू कर दिया आपके एलिमेंट्री केनाल को, तो आपको और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना। और अगर जाके डिग्रेड किया आपके लेट्स से लिवर को, तो बिलियरी साइरोसिस लिवर का डिसऑर्डर है। एलिमेंट्री केनाल में ही डिसऑर्डर कहीं पे भी हो रहा है स्पेसिफिकली, तो आपके क्रॉन्स डिजीज भी क्या एलिमेंट्री केनाल का ही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपने पहले सुना हुआ है, ये सबको हटा देते हैं, जो आपका बड़ा ही कॉमन आपने पहले सुना भी होगा, आपने उसके बारे में कई बार बात भी करी है, वो ये रहा परनीशियस अनीमिया। ये तो आप जानते ही हो। परनीशियस अनीमिया कैसे होता है? परनीशियस अनीमिया होता है जब आपके पास विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपको याद है कि ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करते हैं HCl के साथ। स्टमक में HCl रिलीज होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। अब मान लीजिए ऑक्जेंटिक सेल्स को डिग्रेड कर दिया गया, तो क्या इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या हो जाएगा? परनीशियस अनीमिया हो जाएगा। वो भी क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी। मान लीजिए आपके लेट्स से ये माइलिन शीथ को डिग्रेड होना शुरू हो गया, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, वो भी ऑटोइम्यून है। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जो कॉमन और इम्पोर्टेंट वाले मैं आपको यहाँ से मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, परनीशियस अनीमिया, जो आपने सुने हुए, जो आपको पहले ही पढ़ा चुका, वो इंपॉर्टेंट है। क्रॉन्स डिजीज, ये आपके एलिमेंट्री केनाल का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इवन हेपेटाइटिस हो सकता है टाइप 1। ठीक, ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, एडिसंस, हाशिमोटो, विटिलिगो, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये इसको हम लूपस भी बोलते हैं, सिंपल लूपस से भी नाम बोलते हैं इसका। और इसमें मल्टीपल ऑर्गन का के खिलाफ ऑटोइम्यूनिटी आती है। अच्छा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपको पता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे होता है? जब आप ही की एंटीबॉडीज साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने लगती हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बाय ओन एंटीबॉडीज इज नोन एज रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये कुछ कॉमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में एक दो बार आप रीड करेंगे तो हम आपके माइंड में रहेंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते, बस आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट दी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और आज की क्लास के अंदर हम जो है इतनी ही डिटेल्स, इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, अब मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाह रहा हूँ, आपसे एक दो चीज़ें, क्वेश्चंस और चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, तो उस पर बात करते हैं, फिर आपकी क्लास में एंड कर दूंगा। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, तो ये मैंने पढ़ाया समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हेपेटाइटिस बताना है। हेपेटाइटिस, यस बेटा सर। हेपेटाइटिस जैसे कि नाम इम्प्लाई कर रहा है कि हेपा लिवर, आइटिस इन्फ्लामेशन, तो लिवर का इन्फ्लामेशन अगर होता है ना तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। भाई लिवर का इन्फ्लामेशन, उनके रीजंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एक्सेसिव अल्कोहलिक है तो उसको हो जाएगा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। बॉडी में वायरस आया, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, उसने लिवर को डैमेज किया, तो वायरल हेपेटाइटिस A B C D E आप जानते हो। और अगर लेट्स से आप ही की बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, ठीक है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। अच्छा सर। अच्छा, और कोई डाउट, किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट हो? अच्छा, मैं एक दो चीज आपसे और पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने एक दो प्रेजेंटेशन वीडियोस बनाई थी पहले, मतलब कि ये ऑनलाइन क्लासेस से पहले,
जब जैसे कि मलेरिया पे बनाई गई थी एक, और एक HIV पे बनाई गई थी, वो वीडियोस आपने स्टडी करी या वो वीडियोस आपने देखी हैं कि मुझे वो टॉपिक्स दोबारा लेने पड़ेंगे? मुझे ये बता दो। सर मैंने तो देखी नहीं है। किस किस ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं? सर मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखा। तो मतलब मुझे आपको HIV, मलेरिया, कैंसर, इन 3 की वीडियोस थी। ये मतलब ये तीनों वीडियोस मुझे आपको मतलब तीनों टॉपिक्स मुझे दोबारा लेने पड़ेंगे। कैंसर पढ़ा दो। नहीं, अब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारे टॉपिक्स ही, बट ऑब्वियसली बात है कैंसर भी पढ़ाऊंगा, और आपको HIV भी पढ़ाया जाएगा, और आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, मलेरिया भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब भी नेक्स्ट क्लास होती है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर HIV ले लेते हैं, HIV और मलेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कैंसर और हेपेटाइटिस की बात करके इस तरीके से फिर एक क्लास और फिर बात करेंगे उसमें। अब उसके बाद बात करेंगे उसकी ये जो ड्रग्स वगैरह हैं, कैनाबिनॉइड्स वैनाबिनॉइड्स, और बाकी उस वाले लास्ट वाले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो फिर उनको वापस से नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अभी हमारे पास टाइम है 10-15 मिनट, अगर हम हैं तो हम क्या कहते हैं HIV के टॉपिक्स के बारे में बात करना थोड़ा शुरू कर दें कि नेक्स्ट टाइम पढ़ें? यस सर, HIV करा दो। पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। ठीक है, तो फिर एक काम कर रहा हूँ, मैं वापस से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। 10 मिनट जरा मैं थोड़ा HIV के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, लेट्स से मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। दोनों टॉपिक्स तो पढ़ने ही है हमको। तो मैं देखता हूँ कौन सी वाली प्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है, उसी से शुरू कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मलेरिया भी है और HIV भी है। अब कौन दोनों ही पढ़ाने हैं मुझे? पहले कौन सा शुरू करूँ, आप मुझे बता दो, जो आप बोलोगे वही स्टार्ट करा दूंगा मैं। HIV पढ़ा दो सर। चलिए ठीक है, तो HIV स्टार्ट करा देते हैं। ओके, ये पार्ट 1 है जिसमें हाउ इट इफेक्ट्स के बारे में है, और इसका पार्ट 2 में अदर इंफॉर्मेशन है। आइए वन बाय वन बात करते हैं। नाउ तो ये पहली स्लाइड है आपके पास। मैं आपको पहले कहा था कि अपने नोट्स वगैरह अपने पेन और कॉपी नोट करके अपने पास रखा कीजिए। अब ये आपको पता है कि HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्यों, ह्यूमन का है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कॉज करता है, और वायरस है तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट इसको करता है CD4+ रिसेप्टर को। ये मैंने अभी आपको बताया पहले, जब टी हेल्पर सेल्स की बात करती है कि टी हेल्पर सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, टी हेल्पर सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर्स, डेंड्रिटिक सेल्स, ये जितने APCs हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये जितने एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं ना टी सेल को, ये सबके पास CD4+ रिसेप्टर होते हैं। इवन टी हेल्पर के पास भी होते हैं, साइटोटॉक्सिक के पास नहीं होते। तो इन सबको इफेक्ट कर सकता है कौन, HIV, क्योंकि उसको चाहिए CD4+ रिसेप्टर इंटरैक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, ये सारे WBCs हैं, ये सब इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इसलिए अगर इनको अटैक किया जाएगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसलिए नाम है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, ये बताया मैंने आपको। अच्छा, अब HIV और एड्स में क्या फर्क है? एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपकी बॉडी में HIV आया तो आप HIV पॉजिटिव हो गए। अब यही HIV जब स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी में फैल गया और आपका जो WBC है इतने डिग्रेड हो गए कि लेट्स से वो 500 पर मिलीमीटर क्यूब से भी कम रह गए। ठीक है ना, 500 पर मिलीमीटर क्यूब से भी क्या रह गए, कम रह गए आपके WBCs या आपके कंटेंट टी हेल्पर सेल का स्पेसिफिकली, और गिरते गिरते वो 500 से भी गिरने लग गया। उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स आएंगे HIV के। बॉडी एकदम कमजोर हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, ऑपरेशन इन्फेक्शन आने लग जाएंगे। ठीक है ना,
और वाइट टंग, ल्यूकोप्लाकिया, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, बॉडी का एकदम कमजोर हो जाना, इमैसिकेटेड बॉडी, खांसी, फीवर, मतलब कि कहते हैं ना कि एकदम ही एक पर्सन वेस्टेड हो गया, एकदम ही बेकार, खत्म किस्म तरीके का होने लग गया, उस कंडीशन को हमने बोल देते हैं कि अब उसको एड्स हो गया। तो एड्स एक प्रोग्रेसिव स्टेज है किसकी, एचआईवी की, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर मतलब एक्वायर किया गया है कहीं से, खुद ब खुद, इंट्रिंसिक नहीं है, जैसे कैंसर इंट्रिंसिक है, खुद ब खुद आ जाता है बॉडी के अंदर, अपने आप अंदर से कोई चेंज आ जाता है। तो ये एक्वायर्ड है, इम्यूनोडेफिशिएंसी और सिंड्रोम है, मतलब कि बहुत सारे इसमें सिम्टम्स रहते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स रहते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें ये पहला केस यूएस होमोसेक्सुअल्स में आया था 1981 में, ठीक है। अब ये यूएस की केस स्टडी है कि पहला केस एचआईवी का ह्यूमंस में देखा गया था इन होमोसेक्सुअल्स इन 1981, ठीक है। इंडिया में 1986 में आया है इन, और ऑब्जर्व हुआ है चेन्नई के सेक्स वर्कर्स के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में तो 1986 में आया है, लेकिन यूएस में 1981 में आया था, ठीक है। तो हमें भी यूएस से ही मिला है कहीं ना कहीं। और पहले इसको बोला जाता था GRID वायरस, क्यों? क्योंकि होमोसेक्सुअल में मिला था, बोलते हैं गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज बोल रहे हैं क्योंकि गेज या होमोसेक्सुअल में पहली बार ऑब्जर्व हुआ था। अच्छा, अब पहले इसको माना जाता था कि ये एक मॉडिफिकेशन है या एक टाइप है टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस का। एक होता है ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस जो टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। तो जब शुरू में एचआईवी आया तो हमें पता नहीं था कि एक अलग वायरस है, एक डिफरेंट वायरस है। हम इसको HTLV-3 बोलते थे। भाई HTLV पहले भी थे, 1 था, 2 था, ठीक है ना। तो हमने इसको एक नया कैटेगरी बोल दिया कि HTLV-3। आ रही बात समझ में? जैसे अभी हम बोल रहे हैं कोविड-19, कोरोना वायरस 2002 में भी आया था एक, ये वाला को हमने 19 बोल दिया। तो वैसे ही ये भी एक वेरिएंट समझा जा रहा था किसका, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस का। तो उसका नाम पहले HTLV-3 भी था, बाद में स्लोली ग्रेजुअली इसका नाम मॉडिफाई करते करते आज हम इसका नाम जानते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV के नाम से। इसको हमने एक अलग ही कैटेगरी दे दी है, अलग ही नाम दे दिया है। खैर, दैट इज अबाउट द HIV। और डिटेल्स में अगर हम जाएं HIV के बारे में, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, या स्ट्रक्चर से पहले इसके खानदान के बारे में बात करें, तो ये बिलोंग करता है रेट्रोवायरस की फैमिली को। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो RNA इंटरमीडिएट, जो जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बनाते हैं और फिर उस DNA को यूज करते हैं आपको इन्फेक्ट करने के लिए, उसको हम रेट्रोवायरस बोलते थे। तो ये एक तरीके का क्या है, रेट्रो वायरस है। ग्रुप 6 का मतलब 7 ग्रुप सर के एक बार वायरस फिर होते से हैं। समझाना रेट्रोवायरस। बेटा रेट्रोवायरस वो वायरस होता है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल RNA, और RNA से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बनाएगा, और फिर DNA बनाने के बाद वो DNA हम बॉडी के DNA के अंदर, हमारे DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो मतलब जो अपने जेनेटिक मटेरियल RNA से DNA बना के हमें इन्फेक्ट करे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे, उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, ओके ठीक है। सर। रेट्रोवायरस हो गया। अब रेट्रोवायरस में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। खैर, अच्छा, अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो वायरसेस को 7 ग्रुप में बांट देते हैं लोग, डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक मटेरियल। तो ये कौन से ग्रुप में आता है कोई पूछे तो बोलना कि ग्रुप 6 में आता है। इट इज ग्रुप 6 ऑफ द वायरस, फैमिली इसकी रेट्रोवायरस है। कोई पूछे जीनस क्या है, तो इसका जीनस होता है लेंटिवायरस, क्योंकि भाई बहुत ही कॉमन हो गया, रेट्रोवायरस सबको पता होता है। जीनस पे क्वेश्चन अगर आता है कि क्या जीनस है इस वायरस का, तो ध्यान रखना ये बिलोंग करता है टू द जीनस नोन एज लेंटिवायरसेस। खैर, आगे बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की डिटेल समझते हैं, और बस यही लास्ट टॉपिक होगा आज का, 10 का स्ट्रक्चर की डिटेल्स। तो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं HIV के, तो आपको पता है, आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हो। मैं लेबल करूं तो ये एनवेलप वायरस है, इसके बाहर एनवेलप है, ठीक है ना भाई। वायरसेस, अगर एक वायरस को जो मिनिमम चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है जेनेटिक मटेरियल, और बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग नोन एज कैप्सिड। तो वो तो इसके पास है ही, अंदर जेनेटिक मटेरियल
और बाहर देख रहे हो आप ब्लू कलर की कोटिंग जिसको हम बोल रहे हैं कैप्सिड, वो तो इसके पास है ही, दैट इज देयर। इसके अलावा वायरस एनवेलप या नॉन एनवेलप्ड हो सकते हैं, या तो उनके पास एक लिपिड की कवरिंग होगी या तो नहीं होगी, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर वो होगी तो हम एनवेलप बोलेंगे, नहीं होगी तो नॉन एनवेलप बोलेंगे। एचआईवी वायरस एनवेलप्ड वायरस के केस में आता है। अब इसके एनवेलप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है ये GP120, ये गोल वाला। यही वो GP120 है जो इंटरेक्ट करता है CD4+ के साथ। मतलब यही वो GP120 है जो इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टी हेल्पर सेल के साथ, मैक्रोफेज के साथ, बाकियों के साथ। तो GP120 इज रिस्पॉन्सिबल, जो एनवेलप का प्रोटीन है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, बाकी इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है। इसके जेनेटिक मटेरियल की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। क्लियर है पॉइंट? और आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें नजर आ रहा है कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल के नाम पे दो दो RNA है। मतलब एक स्ट्रैंड नहीं है, दो है, एक ये और दूसरा ये। मतलब इसके पास जेनेटिक मटेरियल दो है और दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, SSRNA, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो कोई पूछता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या HIV का, तो आप बोलोगे RNA। तो पूछेगा कैसा RNA, तो आप बोलोगे सिंगल स्ट्रैंडेड। आप बोलोगे कितने, आप बोलोगे दो। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसके अलावा इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी हैं जो आपको बाद में समझ में आएंगे कि इनका फंक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की बात करूं तो एक एंजाइम है सबसे पहला, एक है इंटीग्रेस, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है ना, और एक है प्रोटीएस। अब समझिए, अब जैसे HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो पहला काम क्या करता है, RNA से DNA बनाता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, ट्रांसक्रिप्शन इज DNA से RNA, और RNA से DNA बना तो क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके लिए एंजाइम क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, तो वो प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद इसको हमारे खुद के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेस है। क्लियर है पॉइंट? इंटीग्रेट करने के बाद ये अपने अपने प्रोटीन बनाएगा जो बड़े बड़े साइज में होंगे। उनको काट काट के इनका कैप्सिड बनाया जाएगा, छोटा सा, और ना कि प्रोटीन तो बड़े बड़े साइज के बनेंगे, उनको काट काट के इसके लायक बनाया जाएगा, तो प्रोटीएस है। मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आता है कि किसी भी सेल के अंदर एंटर करेगा तो वहां पे डिवाइड कर करके और एक तो इन्फेक्ट कर करके अपनी प्रोजेनी को मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक है ना? तो अपनी प्रोजेनी को मल्टीप्लाई कराने के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए ये सारी तैयारी के साथ आता है। और वो तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिसको इसमें मदद कर रहे हैं, इंटीग्रेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीएस। तो ये स्ट्रक्चर है आपके HIV वायरस का। ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। और ध्यान रखिएगा जो एनवेलप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको एक नेक्स्ट टाइम काम आएगी, कि फॉस्फोलिपिड का एनवेलप है। मतलब वैसा ही एनवेलप जैसी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड्स और एम्बेडेड कुछ प्रोटीन्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद है ना आपको, बस वैसा ही इसका क्या है, एनवेलप है। खैर, आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे HIV किस तरीके से बॉडी में एंटर कर रहा है, किस तरीके से चीजें कर रहा है, बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कैसे कर रहा है, किस तरीके से पार्टिकल्स बना के बाहर निकल रहा है। ये सारी बातें इस टॉपिक्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगी। और फिर कैसे कैसे इसका ग्राफ चलता है, कैसे HIV कंडीशन आती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं HIV के, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन कौन सा रहे हैं, वो सारे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे और अदर पॉइंट्स की भी बात करेंगे। तो अभी किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आगे जितना पढ़ाया मैंने? किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है आप लोगों के तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट।